ये हमारी पर्सनालिटी को नहीं बताता, ये बताता है जिस ड्यूटीज़ के साथ हमें भेजा गया है। हमारे इतने सारे जन्म जो प्रीवियस जन्म हैं और उसके साथ जुड़े हुए कितने सारे कर्मा हैं, वो कई बार एक लाइफ में पूरे करने पॉसिबल नहीं होते, जिसके कारण हमको ये जन्म मिलता है। ये हमारे प्रारब्ध को बताता है, हमारे संचित कर्मा को बताता है। अगर हमारे कर्म पूरे हो गए होते तो हमें मुक्ति मिल जाती, हमें ये दूसरा जन्म नहीं मिलता। ये जन्म हमें मिला है जिससे जो हमारे अधूरे कार्य हैं वो हम उन्हें पूरा कर सके। तो कहीं ना कहीं ये कहना सही होगा कि हमारा आत्मकारक हमारा पेंडिंग कर्मा भी दिखाता है, या आपके वो कर्मा को दिखाता है जिसके लिए आपने जन्म लिया है। मैम इसी से 4th हाउस में जब आत्मकारक होगा तो क्या मतलब होगा? चौथा भाव आपके सुख का भाव है जी। तो सुख के भाव में अगर आपका आत्मकारक आएगा तो आपको ये समझना है ये आपका घर का भाव है, सुख का भाव है, माँ का भाव है। तो यहाँ पर एक ड्यूटी एक्स्ट्रा हो गई। इसी से हम मून की बात करते हैं जिनका आत्मकारक मून है, क्योंकि आपका चंद्रमा वो दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा कर्म इमोशन से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ओके। मार्स जिसका आत्मकारक मार्स है, उनका क्या सोल पर्पस होगा? कई बार आप ये भी देखते हो कि स्पाउस बहुत ज़्यादा बिजी है, टाइम नहीं दे रहा, बट सब कुछ दे रहा है। और आपको क्या चाहिए? आपको वही चाहिए जो आपके पास नहीं होता। बिल्कुल। तो शुक्र कभी कभी उच्च का भी दिखता है, पर आत्मकारक के बाद वो अलग तरीके से प्ले करता है। यस। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। आज हमने एक ऐसे प्लैनेट पर बात की है जो आपकी सोल के पर्पस को दिखाता है, आपकी आत्मा का कारक, सोल सिग्निफिकेटर, आत्मकारक। आज के पॉडकास्ट में हमने 7 ग्रहों को आपके आत्मकारक के रूप में समझा है। अगर सूर्य, चंद्रमा, ये सारे प्लैनेट्स अगर आपके आत्मकारक हैं तो आपकी आत्मा का क्या पर्पस है इस लाइफ में, क्या पेंडिंग कर्म बचा है पूर्व जन्म का, क्या आप इस लाइफ में पूरा करने आए हैं, और अगर ये प्लैनेट्स स्पेसिफिक हाउसेस में बैठे हैं तो भी क्या सिग्निफिकेंस है। आज इसी पर चर्चा की है और साथ में कुछ रेमेडीज को भी डिस्कस किया है। तो ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप मुझे बताइए कि आपका कौन सा प्लैनेट आत्मकारक है और कौन से भाव में बैठा है। और आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़ी हैं स्टूडियो में, उन्होंने स्पेशली आत्मकारक पर अपनी डीप रिसर्च की है। मैं स्वागत करना चाहूँगी एस्ट्रोलॉजर स्वाति मैम का। मैम वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू रंगोली। तो मैंने जैसा आज मेरे व्यूअर्स को बताया कि आज हम आत्मकारक की बात करने वाले हैं, वो प्लैनेट जो हमारी आत्मा का कारक है, जो हमारे सोल पर्पस को बताता है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन आपके लेंस के थ्रू मैं एक डीपर मीनिंग जानना चाहूँगी आत्मकारक का। क्या है आत्मकारक, क्या वो दर्शाता है, और क्यों एक स्पेसिफिक प्लैनेट ही एक इंसान को उसका आत्मकारक मिलता है? जी रंगोली, जैसे हम जानते हैं कि सूर्य जो हमारी कुंडली के स्थिर कारक है, वो सबके लिए ही सोल सिग्निफिकेटर है। बिल्कुल, नेचुरल आत्मकारक है। उसी तरीके से एक चर आत्मकारक है जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का एक सूत्र है जी। और जैसे हम इसको समझना चाहेंगे कि आत्मा, जैसे ये नाम ही बताता है, आत्मा का कारक, पर्पस ऑफ सोल। ये हमारे पर्पस ऑफ सोल को बताता है। ये हमारी पर्सनालिटी को नहीं बताता, ये बताता है जिस ड्यूटीज के साथ हमें भेजा गया है। हमारे इतने सारे जन्म जो प्रीवियस जन्म हैं और उसके साथ जुड़े हुए कितने सारे कर्मा हैं, वो कई बार एक लाइफ में पूरे करने पॉसिबल नहीं होते, जिसके कारण हमको ये जन्म मिलता है। ये हमारे प्रारब्ध को बताता है, हमारे संचित कर्मा को बताता है। अगर हमारे कर्म पूरे हो गए होते तो हमें मुक्ति मिल जाती, हमें ये दूसरा जन्म नहीं मिलता। ये जन्म हमें मिला है जिससे जो हमारे अधूरे कार्य हैं वो हम उन्हें पूरा कर सके। तो कहीं ना कहीं ये कहना सही होगा कि हमारा आत्मकारक हमारा पेंडिंग कर्मा भी दिखाता है, या आपके वो कर्मा को दिखाता है जिसके लिए आपने जन्म लिया है। इंटरेस्टिंग। और जिसे हम, जैसे पराशरी में हम लगन और लग्नेश को महत्वता देते हैं, वैसे ही जेमिनी में हम
आत्मकारक को देते हैं। आत्मा का कारक ग्रह, पर्पस ऑफ सोल, हम इसे अपनी पर्सनालिटी से जोड़ देते हैं। कई बार लोग उसे अपनी पर्सनालिटी से जोड़ देते हैं, बट हमारे को ये समझना पड़ेगा ये हम नहीं है, ये हमारी आत्मा है, ये हमारी सोल पर्सनालिटी, ये हमारी सोल पर्सनालिटी है। और अगर आत्मकारक राजा है तो हम उसके सेवक हैं। बिल्कुल। और जिस भाव में, जिस राशि में आत्मकारक बैठेगा, वहीं से हमारे पेंडिंग कर्मास रिफ्लेक्ट होंगे। तो मैम, जिस हाउस में हमारा आत्मकारक बैठा है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम श्योर कि मेरे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन होगा कि वो अपना आत्मकारक ढूंढे कैसे अपनी कुंडली में। देखिए, आत्मकारक ग्रह वो है जिसका अंश बल सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट इन डिग्री है। क्योंकि अगर आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए आपका आत्मकारक गुरु ग्रह है जी, और वो 27 डिग्री का है, तो आप ये समझ लीजिए वो कितने नक्षत्रों को क्रॉस कर चुका है, कितना कर्म लेकर वो आया है, कितना कर्म वो ऑलरेडी कर चुका है। हाईएस्ट, जितना डिग्री का उसका कर्म है उतने ही पेंडिंग कर्मास को वो दिखा रहा है। हायर द डिग्री, हायर द कर्मास अटैच टू इट, यू हैव टू बर्न दोज कर्मास। आपको वही कर्मों को वापस लौटाने के लिए, आपके अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए ये जन्म आपको मिला है। जब एक इंसान को एक शरीर मिलता है, एक आत्मा मिलती है, तो उसके साथ दो चीजें आती हैं। एक आते हैं उसके संस्कार और एक आते हैं कर्म। वो कौन सा ग्रह है रंगोली जहां से हम पता कर सके कि ये वो ग्रह है जो हमारे को हमारे बारे में बताता है, हम क्या करके आए हैं, ये प्रारब्ध को दिखाता है। और उन्हीं के साथ वो दिखाता है हमारे उन अधूरे कार्यों को जिनको करने के लिए हम आए हैं। आत्मकारक में हम 7 ग्रहों को लेते हैं आत्मकारक, हम राहु और केतु को आत्मकारक ग्रह नहीं लेते। ओके, सो बेसिकली जो भी सबसे ज्यादा डिग्री का प्लैनेट है, सिंपल कैलकुलेशन ये है कि वही आपका आत्मकारक है, वही आपकी आत्मा उसी प्लैनेट से रिलेटेड आपकी आत्मा कर्म पूरा करने आई है। आपका सबसे ज्यादा कर्म वही से जुड़ा है और उसी भाव से जुड़ा है जहां पर आपका आत्मकारक बैठा है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस भी भाव में आपका आत्मकारक बैठा है वो क्या दर्शाता है। तो आप मुझे बताइए कि आपकी कुंडली में आपका आत्मकारक कौन से भाव में बैठा है। रंगोली आत्मकारक, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पेंडिंग कर्मास को दिखाता है। ये हमारे गलत कर्मों को नहीं दिखाता, कहीं ना कहीं हमारे अधूरे कर्मों को दिखाता है। तो 12 भाव में से 2 स्थिति ऐसी बनती हैं, पहला भाव और 12वां भाव, जहां पर वो हमारे लिए काम करता है। बाकी हर जगह कहीं ना कहीं वो हमारे अधूरे कार्य को पूरा करने आया है और वो दूसरों से रिलेटेड है। जैसे पहले भाव में जब आपका आत्मकारक बैठेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने प्रीवियस लाइफ में कुछ अपने से रिलेटेड अधूरे कार्य छोड़े हैं। वाह। और हमारी आत्मा खुद के लिए वो कर्म करने आई वो है। आपको आपकी आत्मा को वापस इसलिए भेजा गया है कि जो कार्य आपके अधूरे रह गए हैं आप उन्हें पूरा कर सके, क्योंकि आपने प्रीवियस लाइफ में अपने आप को समर्पित कर दिया लोगों के लिए, आपने अपनी पहचान नहीं बनाई। इस जन्म में आप अपनी पहचान ढूंढेंगे। आपका आत्मकारक ग्रह पहले भाव में आपकी पहचान के लिए, ये पहचान की पुकार है जो आपको बता रहा है कि आपको इस जन्म अपने लिए कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है, आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, कुछ अपने से जोड़कर करना है। आपने पिछली लाइफ में हो सकता है आपने ऐसे बहुत सारे कार्य इसलिए छोड़ दिए हो, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ दिया हो दूसरों के लिए, परिवार के लिए। तो इस बार आपको अपने लिए कुछ करना है। तो यह आत्मकारक पहले भाव में लगन पर बैठ के आपको ये बताता है कि ये चुनौतियां अपने लिए हैं, आपको अपने लिए ही कुछ करना है। तो आपकी सोल का कर्मा सबसे ज्यादा खुद के साथ ही है, खुद ही के साथ जुड़ा है। इसी के कारण आपको ये जन्म मिला है। कुंडली हमारा, जैसे हम जानते हैं, कुंडली हमारा ब्लूप्रिंट है। कुंडली हमारी कर्मों का एक ब्लूप्रिंट है जी। और आत्मकारक है उस कर्मों का सोर्स। वो ये बता रहा है कि आपका इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है।
क्या चीज है जो आप पीछे छोड़ आए थे, जिसके कारण आपको इस जन्म वापस मिला या आपको वापस आना पड़ा? तो ये कई योनियों का जन्म है, कई कर्मों का है। आप एक बुक भी है विच इज मेनी मास्टर्स, इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है, मेनी मास्टर्स मेनी लाइव्स, जो कि एक रियल स्टोरी बेस्ड है। अगर आप उसको देखेंगे तो कई जन्मों की कहानियां हैं उसमें, कि एक सोल कितने जन्म, हम भूल गए अपना जन्म, हम अपने कर्म भूल गए, पर आत्मकारक हमारे कर्मों का ब्लूप्रिंट है, वो नहीं भूला। डॉक्टर ब्रायन वीस की बुक है एंड इट्स अ रियली गुड रीड एक्चुअली। तो इसी से मैम हम सेकंड हाउस में आत्मकारक को डिस्कस करते हैं। तो जिन भी लोगों का आत्मकारक सेकंड हाउस में है, हम अक्सर कहते हैं आत्मकारक जब सेकंड हाउस में हाईएस्ट इन डिग्री है, तो इसका मतलब वो हमारे धन को बताता है। नहीं, वो हमारे धन को नहीं बताता। वो बताता है कि इस बार आपको धन, क्योंकि वो आपके अधूरे कार्य है, इस बार आपने जब धन अर्जित करना है तो वो लोगों के लिए करना है, अपने कुटुंब के लिए करना है। क्योंकि वो आपके प्रिविलेजेस को दिखाता है कि लास्ट ईयर, पिछली लाइफ में आप वहां पर प्रिविलेज थे, अब इस बार आपको डेडिकेटेडली अपने कुटुंब के लिए कुछ करना है। तो ये धन भाव में जब ये आएगा, तो इस बार जब आप धन अर्जित करेंगे तो वो एक ड्यूटी है। आप आत्मकारक को इस तरीके से समझिए कि वो आपकी सोल ड्यूटी है, वो सोल डिजायर है, और वो शांत, उसको जब दिशा मिलेगी तभी वो उसको, जब उसको उसकी दिशा मिलेगी तभी वो शांत होगी, क्योंकि आपका पर्पस ऑफ सोल ही वही है। इस बार आप धन अर्जित करेंगे इसलिए जिससे कि आप अपने कुटुंब को के लिए उसको प्रोवाइड कर सके, सस्टेनेंस के लिए। तो ये दूसरों के लिए है, स्पेशली इस केस में फैमिली के लिए, जिनका आत्मकारक सेकंड हाउस में। जैसे मैंने आपको बताया था, पहला भाव अपने लिए है। तो इस जीवन में कहीं ना कहीं आप खुश होंगे अगर आपका आत्मकारक लगन पर बैठा है, तो क्योंकि जो भी आपके एफर्ट्स है वो अपने लिए है। बट दूसरे भाव में ये कुटुंब के लिए, आपके ऊपर ऐसी ड्यूटीज होंगी कुटुंब की, बहुत जल्दी आ जाएंगी। धन संचय करेंगे आप, पर ये होगा कुटुंब के लिए। मैम, इसी से जब आत्मकारक थर्ड हाउस में होगा तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? देखो रंगोली, जब तीसरे भाव में आत्मकारक आता है तो तीसरा भाव हमारा रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट ट्रेवल्स, यंगर सिबलिंग्स और हमारे स्पाउस के फादर। अब यही से जुड़ी हुई आपको कुछ समस्याएं आएंगी, जैसे आपको ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी, चाहे आपकी हेल्थ अलाउ करे या ना करे, क्योंकि आपकी ड्यूटी यही है, यही ड्यूटी लेकर आप आए हैं, यही तो आपका सोल पर्पस है, इसी के कारण तो आपको ये जन्म मिला है। तो जो अधूरे कार्य आपने उस भाव से रिलेटेड छोड़ दिए थे, ये भाव आपको वहीं पर लेकर जा रहा है। आपके पास ऐसी सिचुएशंस बनेगी जहां पर आपको अपने फादर इन लॉ के लिए कुछ करना होगा, उनकी जिम्मेदारी लेनी होगी, अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी लेनी होगी, चाहे वो उनके एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर उनके व्यापार से रिलेटेड हो। अब की बार आपका कमिटमेंट सबसे बड़ा अपने भाई बहनों के लिए ही होगा। ओके। और कहीं ना कहीं जैसा मैं आपने ट्रैवलिंग की बात की, तो मे बी ट्रैवलिंग में ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो आपकी सोल को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करें, तो कहीं ना कहीं इस तरह से भी हम इसे रिलेट कर सकते हैं। देखिए, आत्मकारक वो ऊर्जा है जो आपकी वो दिशा बताता है, आपको बताता है कि जहाँ पर आपका सोल का पर्पस है, तो सोल का पर्पस जहाँ होगा वहाँ पर आत्मा तृप्त होगी। बिल्कुल। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब आत्मकारक नीच का होता है या किसी पाप प्रभाव में होता है, तो हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करने आए हैं। बिल्कुल। क्योंकि वही दिशाहीन हो जाते हैं वहां पर। उस स्थिति में हम दिशाहीन इसलिए होते हैं क्योंकि हम आत्मा की आवाज सुन नहीं पा रहे। और आप अपनी दिशा को समझ जाए तो क्योंकि वो अगर आप समझे तो आत्मकारक आपकी ही तो आत्मा का एक मिरर इमेज है। बिल्कुल। मैम, इसी से फोर्थ हाउस में जब आत्मकारक होगा तो क्या मतलब होगा? चौथे भाव में जब आपका आत्मकारक होगा तो इसका मतलब किसी कारणवश आपकी प्रीवियस लाइफ में आपने आत्मा से रिलेटेड कुछ, माँ से रिलेटेड कुछ कर्म आपके अधूरे रह गए। शायद आप फॉरेन सेटलमेंट में थे, आप अपने माँ के लिए अवेलेबल नहीं रह पाए। हो सकता है कि आपकी माँ को आपकी ज़रूरत रहे हो और आप वहाँ पर अवेलेबल ना हो पाए। इस तरीके से चौथा भाव वो दिखाता है कि जहाँ आपका सबसे ज़्यादा अब प्रारब्ध जुड़ा है,
यहाँ अब आपको अपने चौथे भाव, अपनी माँ के लिए ड्यूटीज लेनी होगी, अब उनकी जिम्मेदारी लेनी होगी, उनके इमोशनली नरिश करना होगा उस भाव को। चौथा भाव आपके सुख का भाव है जी। तो सुख के भाव में अगर आपका आत्मकारक आएगा तो आपको ये समझना है ये आपका घर का भाव है, सुख का भाव है, माँ का भाव है। तो यहाँ पर एक ड्यूटी एक्स्ट्रा हो गई। यहाँ अब आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि मैं ये कर लूँगा तो मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, मैं ये आपकी ड्यूटी कभी नहीं ख़त्म होनी, क्योंकि इस जीवन में चौथे भाव से रिलेटेड आपकी ड्यूटी कभी नहीं ख़त्म होनी, क्योंकि यही तो आपका सोल पर्पस है, इसी को लेकर आप आए हैं। इसी से फिफ्थ हाउस की बात करते हैं। फिफ्थ हाउस को पूर्व पुण्य का भाव भी कहा जाता है, और एजुकेशन का भाव, क्रिएटिविटी का भाव। तो अगर आत्मकारक इसमें आ जाए तो क्या होगा? पंचम भाव से आप हायर एजुकेशन देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कुछ जॉब इस तरीके से होगी जो हर समय आपसे अपस्किलिंग मांगेगी। आपको हमेशा कुछ ना कुछ अपस्किल करना होगा। हायर एजुकेशन आपकी लाइफ का वो पार्ट है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आप निरंतर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, और अगर ऐसी स्थिति बने तो अगर आपको मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि मंत्र एक ऐसा है जिसकी हम सिद्धि करते रहते हैं, जो निरंतर है। जब आप पंचम भाव, क्योंकि वो मंत्र का भी भाव है, वो संतान भाव भी है, वो रोमांस का भी है, और वो अपस्किलिंग का भी है। तो अगर आपका पंचम भाव में आत्मकारक बैठता है तो वो निरंतर प्रयास किस क्षेत्र में दिखा रहा है? एजुकेशन के क्षेत्र में दिखा रहा है। सबसे ज़्यादा आपको एजुकेशन में अपस्किल करना है, बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रहना है। संतान कहीं ना कहीं आपके लिए एक समस्या, या फिर उनको हमेशा आपके गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती ही रहेगी। तो पंचम भाव आपको, क्योंकि आपकी ड्यूटी सबसे ज़्यादा पंचम भाव से जुड़ी है। इसी से सिक्स्थ हाउस पर आते हैं। डिजीज का हाउस इसे कहा जाता है, डेट का हाउस भी इसे कहा जाता है। तो अगर यहाँ पे अगर किसी का आत्मकारक आ जाए तो क्या बहुत चैलेंजिंग होगा वो? बिल्कुल, क्योंकि आत्मकारक का छठे भाव में डेथ, डिजीज, लिटिगेशन, ये दुख भाव है। अब ऐसी स्थिति बनती है कि जब भी आप कुछ करना चाह रहे हैं तो कुछ ना कुछ षड रिपु आपके बीच में आ जाएगी, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट हो, कॉम्पिटिटिव, क्योंकि कंपटीशन का भी भाव है। तो यहाँ पर हमेशा आपके पास एक एक्स्ट्रा एफर्ट रहेगा, क्योंकि हेल्थ आपकी समस्या बन जाएगी, कुछ ना कुछ एक नया चैलेंज होगा। और आत्मकारक को छठा भाव मिला ही इसलिए है जिससे निरंतर वो छठे भाव, जो कि एक षड रिपु का भाव है, एक दुख भाव है, एक कुंडली का गड्ढा है, वहां पर जाकर वो थोड़ा पावरलेस हो जाता है, दुष्टान। क्योंकि अब जब वो पावरलेस होगा तो उसको अपनी दिशा का अंदाजा ही नहीं होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर थोड़ी समस्या, और अगर यही पाप प्रभाव में आ गया तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी। देखिए, क्योंकि आत्मकारक ग्रह जो हमारे सोल पर्पस को बताता है, जब उसका किसी भाव में आना है, किसी राशि में आना है और किसी नक्षत्र में आना है, तो वो उस भाव को विशेष बना देता है, क्योंकि उसका जर्नी वहां पर समाप्त होगी, और हर सोल एक अपने जर्नी को समाप्त करना चाहता है। बिल्कुल। और क्योंकि वही उसको लेकर जाता है, पर कई बार क्या होता है, हम उसको समझ नहीं पाते, हम दिशाहीन हो जाते हैं, या फिर हमको या तो हमारे को ऐसी सिचुएशंस बनती है जहां पर हम कर कुछ रहे होते हैं और करना कुछ और होता है। तो अगर छठे भाव में आत्मकारक आएगा तो ये चैलेंज आपको मिलेगा कि आपको हमेशा किसी ना किसी के मेंटोरशिप की ज़रूरत होगी, किसी की गाइडेंस की ज़रूरत होगी, जो आपको बताए कि आपके अंदर क्या है और आपको क्या करना चाहिए। वो हर बार अपने से यही सवाल करेगा कि क्या मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है, क्या मुझे करना चाहिए, क्योंकि वो कंफ्यूज है। बिल्कुल। क्योंकि जो वो कर रहा है वहां पर पर्याप्त नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है उस भाव से। इसी से सेवेंथ हाउस की बात करते हैं। मैरिज और पार्टनरशिप का भाव है। अगर यहाँ पे आत्मकारक आ जाता है तो शायद मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपके लाइफ पार्टनर से आपका कर्म बहुत ज़्यादा रिलेटेड होगा। सेवेंथ हाउस में जब आपका आत्मकारक आता है तो आप समझ लीजिएगा वर्ल्ड एट लार्ज जिसे कहते हैं ये भाव, और एक स्पाउस का भाव, ये दो भाव है। ये
ये दो इस भाव के सिग्निफिकेशंस है। तो जब हम वर्ल्ड एट लार्ज के कहते हैं कि आप कुछ बड़ा करने आए हैं, पर आपकी आत्मा कह रही है आप बड़ा करने आए हैं, पर क्या आपको वो प्लेटफॉर्म मिलता है? क्या आपको वो करने की कंडीशंस मिलती हैं? ये आत्मकारक आपका तभी संतुष्ट होगा जब आप कुछ कर पाए बड़ा, क्योंकि आत्मा तो कह रही है कुछ बड़ा करो, पर उसकी कंडीशंस बनेंगी नहीं। ये आपके आत्मकारक की सिचुएशन पे बताता है वो कितनी डिग्निफाइड है। क्योंकि अभी हम जो रंगोली बात कर रहे हैं, हम भावगत स्थिति की बात कर रहे हैं। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि जब शनि सप्तम भाव में बैठेंगे या सूर्य अगर आत्मकारक होकर सप्तम भाव में बैठेंगे, अभी हम भावगत स्थिति की बात कर रहे हैं। जब आत्मकारक सप्तम भाव में है तो ये वर्ल्ड एट लार्ज करने की तो इच्छा है बहुत बड़ी, और वही आपका सोल पर्पस है। पर क्या आपको कंडीशंस मिलेंगी या नहीं? मतलब चैलेंजिंग होता है आत्मकारक का 7th हाउस में होना, क्योंकि उसी के लिए तो जन्म है, उसी के लिए। तो पार्टनर से कोई कर्मा रिलेटेड नहीं है मैम? बिल्कुल, उसका दूसरा इम्पैक्ट आपके लाइफ पार्टनर पर पड़ेगा। क्योंकि ये सप्तम भाव आपके स्पाउस को दिखाता है, आपकी मैरिज की क्वालिटी को दिखाता है। अब ऐसा हो सकता है कि आपने प्रीवियस लाइफ में अपने मैरिज में इतने डेडिकेटेड ना रहे हो, या फिर कुछ आपने ऐसा किया हो कि कहीं ना कहीं कुछ अधूरा कार्य, कुछ कमिटमेंट इश्यूज आपने किए हों, या फिर कुछ डेडिकेशन की कमी हो, जिसके कारण इस बार आपको आंख बंद करके अपने पार्टनर को सर्व करना है। क्योंकि आपको सर्व करना है 7th हाउस को, पार्टनर को सर्व करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा कर्म आपका 7th हाउस से जुड़ा हुआ है। वहां अब आपको ईगो नहीं रखनी, अब आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। इस बार आपको सब कुछ करना है, क्योंकि आपकी बारी है, क्योंकि आपका सोल का पर्पस है। इसी से 8th हाउस की बात करते हैं। मिस्ट्री, ट्रांसफॉर्मेशन और डेथ का हाउस है, क्योंकि इसे भी एक क्रूर भाव ही माना जाता है 8th हाउस को भी। रंगोली अष्टम भाव अकल्ट साइंस का, गुप्त विद्याओं का एक गूढ़ भाव है। इसे दुख भाव भी कहते हैं। इसे दुख भाव इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी खजाना है वो नीचे है, हिडन है, छुपा हुआ है। अगर हम देखें तो गैस, पेट्रोलियम, रत्न, सब कुछ तो नीचे है, सतह के नीचे है। तो गुप्त विज्ञान, गुप्त विद्याएं, तंत्र मंत्र, साधनाएं, अष्टांग योग, सब तो अष्टम भाव में है। पर ये दुख भाव इसलिए है क्योंकि ये सब का जो प्रोसेस है वो थोड़ा मुश्किल है, जिसके कारण हम अष्टम भाव को एक क्रॉनिसिटी का भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप जो भी कार्य करेंगे उसको लगातार करना है। क्योंकि अगर आप योग में हैं या आप तंत्र में हैं तो आप किसी एक लेवल पर उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको गुप्त विद्याएं जानी है तो आपको बहुत ज़्यादा समय तक उस पर वर्क करना है। या मैं आपको कहूँ कि गुप्त विद्याएं आसानी से नहीं मिलती है, क्योंकि उसके साथ एक लगातार प्रयास है। इसलिए अष्टम भाव को एक दुख भाव भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से एक मैलिफिक हेल्थ, एक हेल्थ की बुरी कंडीशंस को भी देखा जाता है, क्रॉनिसिटी को देखा जाता है, एक ऑब्स्टेकल्स और स्ट्रगल्स को देखा जाता है। अष्टम भाव में जब आपका आत्मकारक होता है तो आप समझिएगा कि इस बार आपके इन-लॉज की ड्यूटीज आपके ऊपर आ गई है। कुछ ना कुछ कारण ऐसा होगा कि आप, हो सकता है कि आपके इन-लॉज की तबीयत ठीक नहीं है, या कि वो सिंगल पेरेंट है, आपको अपने घर पे उनकी ऐसी स्थिति बने कि आपको उनको अपने घर पर आकर रखना पड़े, आपको उनकी सेवा करनी पड़े, क्योंकि वो एडेड ड्यूटी है। क्योंकि वही आपको ड्यूटी इस बार करनी है, क्योंकि आप कुछ कारणवश उसको छोड़ कर आए थे, अधूरा छोड़ कर आए थे। तो अष्टम भाव आपके इन-लॉज का भाव भी है, तो कहीं ना कहीं उन्हें सर्व करना इस लाइफ की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जितना लविंगली और सिंसियरली इस कर्म को आप पूरा करेंगे, आप अपनी आत्मा को तृप्त करेंगे। इसी से 9th भाव की बात करते हैं, भाग्य का भाव। अगर यहाँ पे आत्मकारक आ जाए तो क्या बहुत शुभ होगा? देखिए, ये बहुत ये कहना रंगोली सही नहीं होगा, क्योंकि आत्मकारक जहाँ पर भी होगा वो हमारी केवल ड्यूटीज को बता रहा है। अच्छा, शुभ अशुभ नहीं है कुछ? क्योंकि उसका कारण क्या है कि जब हम कहते हैं आत्मकारक राजा है,
तो हम उसके सेवक हैं, क्योंकि हम उसको सर्व कर रहे हैं। तो आत्मा कारक राजा है पर हम सेवक हैं, तो उसकी कंडीशंस तो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो हमें ड्यूटीज दे रहा है। करनी किसको है? हमें करनी है। किस भाव में करनी है? जिस भाव में वो बैठे हैं। तो नवम भाव जो है वो हमारे गुरु का भाव है, हमारे पिता का भाव है। इस बार हो सकता है कि आपके पिता की हेल्थ ऐसी ना रहे या कुछ कंडीशंस ऐसी हो जिसकी वजह से आपको पिता तुल्य काम जो आपके पिता को करने थे वो आप पर जल्दी आ गए, आपको जल्दी काम करना पड़ा, या आपको गुरु की सेवा करनी पड़ी। सेवा आपको कैसे करेंगे? क्योंकि कई बार लोग इंटर्नशिप करते हैं अपने सीनियर्स के अंडर, तो वो इसका मतलब क्या है कि आप सर्व कर रहे हो अपने सीनियर्स को। वो एक तरीके से आपके गुरु ही हैं। अगर आत्मकारक नवम भाव में आता है तो कहीं ना कहीं वो ये दिखाता है कि आपको गुरु तुल्य और पिता तुल्य लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, चाहे आप चाहें या ना, क्योंकि ये आपके पास कहीं ना कहीं से या आपके पास ऐसी ड्यूटी आ ही जाएगी। मैम, इसी से 10th हाउस कर्म का जो भाव है, अगर वहाँ पे आत्मकारक आ जाए तो आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स बहुत स्मार्ट हैं, वो भी मेरी तरह ये अज्यूम कर रहे होंगे कि कर्म मतलब वर्क प्लेस पे आपकी आत्मा का सोल पर्पस छुपा है। 10वां भाव में जब आत्मकारक होगा तो आप ये समझिए कि आपने ना लोगों से पहले काम कराए हैं। ओके। आपने काम नहीं किया नहीं, काम करवाया है। आपने काम करवाया है, जिसके कारण अब आपको ज्यादा काम करना होगा। क्योंकि ये वो ड्यूटी है कि जैसे ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, या तो आपको कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, या आपकी कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं होंगी कार्य की, या आपको पेड लेस है। मीन्स आपको जितना आपको यू आर पेड अ लिटिल लेस। तो 10वां भाव में जब आत्मकारक है तो ये दिखाता है कि अब आपका कार्य और आपकी ड्यूटी और आपका कर्म सबसे ज़्यादा 10वां भाव से जुड़ा है, क्योंकि वहीं से आपके अधूरे कर्म दिख रहे हैं। आपने पिछले लाइफ में आपने बहुत लोगों को केवल आपने डेलीगेट करी है ड्यूटीज, आपने काम, आपके लिए लोगों ने काम किया है और आप बेनिफिटेड रहे हैं। तो इस बार आपको काम करना है। ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि जिसमें आपको काम नहीं मिल रहा, क्योंकि जो समस्या है आपके 10वां भाव से रिलेटेड ही आएंगी। ओके। इसी से हम 11th हाउस की बात करते हैं, डिजायर्स का भाव। अगर वहाँ पे आत्मकारक आ जाए तो क्या बस इस जन्म में आप अपनी पूरी इच्छाएं ही पूरी करते रहेंगे, ऐसा कुछ? देखिए, 11th हाउस क्राउनिंग ग्लोरी का है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का है। यस। और ये भाव वो भी रिप्रेजेंट करता है कि हम लोगों के लिए क्या करें, सोसाइटी के लिए क्या करें। तो आप हो सकता है एक यूनियन लीडर हो, क्योंकि अब आप अपने लिए नहीं सर्व कर रहे, आपके पास जो भी पावर आ रही है वो कहीं और जा रही है, वो लोगों की मदद में जा रही है। क्योंकि अब ये जो 11th हाउस है ये आपके लिए नहीं बचा। आपका 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का है, पर ये डिजायर्स किसी और के पास जा रही हैं, किसी और के लिए आपको काम करना है। रियली? किसी और के पास कैसे जा रही हैं? आपको अब वर्क करना है लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए। ऐसे में आपके पास बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जिनका आत्मकारक 11th हाउस में होता है। क्योंकि दे आर सर्विंग अदर्स, दे आर सर्विंग द सोसाइटी, दे आर सर्विंग पीपल हु नीड हेल्प। तो यहाँ पर जैसे यूनियन लीडर्स, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, यूनियन लीडर्स वो लीडर्स होते हैं जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ खास नहीं मिलना, बट यहाँ पर उनके पास एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि लोग उनकी तरफ देखते हैं कि हमारे हक के लिए लड़िए। और इस बार वो लड़ रहे हैं अपने लिए नहीं, उनको जो भी पावर मिली है वो अपने लिए नहीं है, वो लोगों के लिए। इसी से 12th हाउस की बात करते हैं, मोक्ष का भाव है, आखिरी भाव है। अगर यहाँ पे आत्मकारक है तो क्या उस इंसान की लास्ट लाइफ है? जैसे मैंने कुंडली में आपको शुरू में बताया रंगोली कि पहला और 12वां भाव आप ही के लिए है, तो इसका मतलब ये कुंडली का आखिरी भाव है, तो ये मुक्ति का भाव है। मुक्ति आपको कब मिलती है? जब सॉलिट्यूड होता है, आइसोलेशन होता है। 12वां भाव आइसोलेशन सॉलिट्यूड का है। अब यहाँ पर आपको अच्छा क्या लगेगा? आपकी आत्मा को शांति कहाँ मिलेगी? सॉलिट्यूड में, अकेलेपन में। अकेलापन आपको कैसे मिलेगा? जब आप अपनी फैमिली से बहुत दूर होंगे,
घर से बहुत दूर होंगे। ऐसे लोग फॉरेन सेटलमेंट में भी होते हैं, क्योंकि वो अपने घर से इतना ज़्यादा दूर हैं जहाँ पर उनको कहीं ना कहीं, जब तक वो मेडिटेशन में, या फिर ऐसे लोग कई बार रिट्रीट वेलनेस सेंटर्स खोलते हैं और बहुत दूर खोलते हैं। वो तभी जब तक वो ये नहीं खोलेंगे या कुछ ऐसा नहीं करेंगे, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो पहला भाव जो अपने लिए करना है, 12वां भाव जो अपनी शांति के लिए करना है। बाकियों में सबकी जिम्मेदारियां हैं। अगर हम बाकी भाव देखें तो कभी पिता की जिम्मेदारी है, कभी माता की जिम्मेदारी है, कभी पति की जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारियां जुड़ी है। जब पहला भाव और 12वें भाव की बात करते हैं तो वो टोटली हमारे लिए है, मेरा एलिवेशन, मेरा ग्रोथ। और 12वां भाव क्या कहता है? मेरी मुक्ति। तो जो भी एफर्ट है वो अपने लिए है। तो थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि पहला भाव और 12वां भाव डिफिकल्टी का तो है, पर कहीं ना कहीं वो अपने लिए है, तो वो एक प्रिविलेज्ड भाव है। तो मैम इसी से अब हम हर प्लैनेट को एज एन आत्मकारक डिस्कस करते हैं। जो आपने हमें 7 ग्रह बताए, राहु केतु को हम हटा देते हैं। सन, मून, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, ये जब आत्मकारक हैं किसी इंसान के, तो क्या उनका सोल पर्पस है? हम सन से स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों का सन आत्मकारक है, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, उनकी सोल क्या कर्म लेकर आई है, क्या अचीव करने आई है? देखिए, अगर आत्मकारक आपका सूर्य है तो पहली बात है हम ये समझे कि आत्मकारक का मतलब वो इतने नक्षत्रों को क्रॉस कर चुका है। इतने सारे कर्म उस एक ग्रह में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हो सकता है वो 27 डिग्री हो सकता है वो 25 डिग्री हो सकता है वो बस 19 डिग्री हो, जितना भी है, पर वो हाईएस्ट इन ऑर्डर है जी। तो आत्मकारक जब सूर्य है तो ये तो आप पक्की बात है कि आप एक महान आत्मा है, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। और जब तक आप बड़ा कुछ नहीं करेंगे तब तक आपकी आत्मा शांत नहीं होगी, क्योंकि कुछ कंडीशंस आपकी प्रीवियस लाइफ में ऐसी थी जिसमें आप बड़ा कर सकते थे, पर कहीं ना कहीं आपने उन्हें ग्रांटेड लिया। ओके। या कर नहीं पाए, या किसी कारणवश आप कर नहीं पाए, क्योंकि हो सकता है कि आप एक बहुत रॉयल फैमिली में बॉर्न हुए हों और आपके पास सारी कंडीशंस हो, बट कहीं ना कहीं आपने उनको यूज़ नहीं किया, आपने कहीं ना कहीं उनको ग्रांटेड लिया। तो अब आपका महान, क्योंकि वो कर्म, क्योंकि देखिए आत्मकारक आपका ये भी बता रहे हैं कि क्या क्या आपके पास था पर आपने नहीं किया। सूर्य बता रहा है कि आपके पास सारी नॉलेज थी, आपके पास सारी कंडीशंस थी, पर आपने नहीं किया, किसी कारणवश आपने नहीं किया। और आप ओल्ड सोल भी हैं अगर सूर्य आपका आत्मकारक है, क्योंकि सूर्य वैसे भी आपने कहा कि नेचुरल आत्मकारक ही सूर्य होता है। सूर्य आपका आत्मा का कारक, वैदिक में जैसे हम कहते हैं स्थिर कारक, हम सबके लिए आत्मा का कारक ग्रह सूर्य है। तो सूर्य नरिशमेंट का है, तो आपकी कंडीशंस थी नरिश करने की, पर आप किसी कारणवश नरिश नहीं किया अपने लोगों को। आप लोगों को जॉब्स दे सकते थे पर आपने जॉब नहीं दी। क्योंकि सूर्य एक बहुत इंडिपेंडेंट ऐसा राजा है जो कि लोगों को जितना लिविंग देता है, जितना सोर्स ऑफ लिविंग देता है, क्योंकि सूर्य कुछ भी अपने पास नहीं रखना चाहता, गिवर है, वो गिवर है। मतलब एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट है जो कि सबको देकर, जिसका पर्पस सबको देना ही है। इसी से मर्क्यूरी की बात करते हैं। जिनका आत्मकारक मर्क्यूरी है, उनका क्या सोल पर्पस होगा? बुध ग्रह एक संवाद का ग्रह है। संवाद मीन्स कम्युनिकेशन। आपके पास कम्युनिकेशन की स्किल्स तो थी, पर आपने मिस कम्युनिकेशन किया, कहीं ना कहीं आपने उसे सही तरीके से उपयोग नहीं किया। आप कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते थे उस भाव से, उस ग्रह से, पर आपने नहीं किया, जिसके कारण अब मिस कम्युनिकेशन होगा। आप ऐसी जगह फंसेंगे जहां पर आप संवाद के चक्कर में आपका ऐसा कंफ्यूजन बनेगा आपके चारों तरफ, क्योंकि इस बार आपको संवाद को सही तरीके से यूज करना है। बुध ग्रह अगर आपका आत्मकारक है तो आपका पर्पस ऑफ सोल कम्युनिकेशन का है। ऑल्सो किस भाव में आपका आत्मकारक बैठा है। मान लीजिए यही बुध अगर नीच का बैठ जाए
तो इसका मतलब पहले तो आत्मकारक ग्रह का एक ड्यूटी लेकर आया है, अब वो नीच का भी हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, वो बोलेगा कुछ, लोग समझेंगे कुछ, मिसअंडरस्टूड होंगे वो लोग। वो मिसअंडरस्टूड होगा क्योंकि कम्युनिकेशन का प्लैनेट वीक हो गया। बिल्कुल। इसी से हम मून की बात करते हैं, जिनका आत्मकारक मून है। देखिए, मून एक नरिशमेंट का प्लैनेट है, एक इमोशंस का प्लैनेट है, माँ से संबंध रखता है। तो डेफिनेटली आपने अगर देखा होगा कि कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जो काफ़ी थैंकलेस होते हैं, या फिर जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर ग्रैटिट्यूड इतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। जैसे एक नर्स का प्रोफेशन, आपकी नर्स आपको क्लीन करती है, आपको सारे सुविधाएं देती है, सब कुछ करती है, और जब आप ठीक हो जाते हो तो आप चले जाते हो, आप भूल जाते हो कि जो सबसे ज़्यादा संवेदना रख रहा था आपको उस समय, वो नर्स थी, वो डॉक्टर नहीं था। क्योंकि आप डॉक्टर्स को सूर्य से देखते हैं, क्योंकि जिसने आपको इमोशनली हाथ पकड़ के कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट यहाँ पर आप, कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर जो इमोशन से रिलेटेड होते हैं, बट इस बार आपको इमोशंस का रिटर्न नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कहाँ करना है, नरिशमेंट वाले काम कीजिए, हॉस्पिटैलिटी का काम कीजिए, माँ से रिलेटेड काम कीजिए, माँ के लिए अवेलेबल होइए, क्योंकि आपका चंद्रमा वो दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा कर्म इमोशन से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इसी से मैम जुपिटर की बात करते हैं। ज्ञान का प्लैनेट अगर किसी का आत्मकारक हो तो क्या बहुत पूर्व पुण्य किया है उस आत्मा ने? रंगोली, आत्मा सब जानती है, हम नहीं जानते, क्योंकि आत्मकारक ग्रह अपना सोल पर्पस जानता है, पर हम कॉन्शियस लेवल पर उसका पर्पस नहीं जानते। गुरु ग्रह अगर कुंडली में आत्मकारक ग्रह बनकर आया है तो डेफिनेटली वो कुछ ऐसा नॉलेज गेन करके आया है जिसके पास सब कुछ तो है पर शेयरिंग नहीं है। क्योंकि गुरु ग्रह का काम क्या है, देना। गुरु कभी भी अपने पास कुछ नहीं रखता, पर अगर आपके पास कुछ आप अपने पास रख लेते हो तो जिसके कारण, क्योंकि आपका गुरु वीक है, कुछ कमजोरी है, कुछ रह गया है, तो वो देना है, वो लौटाना है। क्योंकि हम आत्मकारक ग्रह एक ड्यूटी की तरह आप उसको देखिए कि वो आपकी एक ऐसी ड्यूटी है जिसको आप पूरा करने आप आए हैं। तो गुरु ग्रह अगर आपका आत्मकारक है तो आप डेफिनेटली कुछ चीज़ों को आपने बांटी नहीं, अपनी नॉलेज को बांटी नहीं, कुछ अपने पास रोक लिया। तो इस बार आपको आगे करना है, आपको अपने पास कुछ नहीं रोकना, और जितना हो आप सोसाइटी में आप उसको बांटिए। ओके। मार्स, जिसका आत्मकारक मार्स है, उनका क्या सोल पर्पस होगा? उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा सूत्र बता देती हूँ। देखिए, मंगल अगर आत्मकारक होकर तीसरे भाव में बैठ गया तो क्या करेगा? बहुत ज़्यादा करेज देगा? नहीं, इनिशिएट ही नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति ऐसे बनेगी नहीं इनिशिएट करने की। क्योंकि ये आत्मकारक ये बता रहा है कि आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रगल, ये बता रहा है कि आपकी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल है वो तीसरे भाव से जुड़ी है और मंगल से जुड़ी है। क्योंकि अब आपका आत्मकारक तीसरे भाव में मंगल बनकर आया है। मंगल जो इनिशिएट करने का कारक है, इन एक्शन प्लैनेट है, और तीसरा भाव क्या है, आपको करने को दिखाता है। अब आपसे यहीं पर आपकी समस्या सबसे ज़्यादा आएगी, क्योंकि यहीं पर आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रगल आएगा। तो मंगल करेज का है, इसका मतलब आपको दुनिया में सिक्योरिटी देनी थी, सेफ्टी देनी थी, आपको लोगों के लिए खड़ा होना था, आप हो सकते थे, प्रोटेक्टिव होना था, पर आप नहीं हुए। तो इस बार आपकी कंडीशंस ऐसी बनेगी कि आपको प्रोटेक्टिव, आपको अपने आप ऐसी स्थिति बनेगी जब आपको ये करना पड़ेगा। मैम, अब वीनस की बात करते हैं। शुक्र वेल्थ, लग्जरी, मटीरियलिस्टिक अबंडेंस का प्लैनेट है। अगर ये आत्मकारक है तो क्या होगा? जब हम शुक्र की बात करते हैं तो रंगोली, हम बात करते हैं रोमांस की, लग्जरीज की, और सुख। कौन सा सुख? जो 5 सेंसेस का है। वी स्मेल, वी ईट, हम क्या कहते हैं, मीठा, शुक्र है। हम हर पूजा में सबसे पहले मीठे से शुरुआत करते हैं, कहते हैं मुंह मीठा कर लो। हम जब स्मेल की बात करते हैं तो हम कहते हैं शुक्र परफ्यूम है, फ्लावर्स शुक्र है। तो उसी तरीके से सेंस, जो भी चीज़ें हम सेंस कर सकते हैं, 5 सेंसेस का सुख जो है वो शुक्र है। जब ये प्लैनेट आत्मकारक होता है तो कहीं कुछ कमी छोड़ देता है। कैसी कमी? वो ऐसी स्थिति बनाता है कि आपके पास सब कुछ है
पर उसका फील फैक्टर थोड़ा कम है। हो सकता है आपके पास सारी सुख समृद्धि, मान लीजिए आपका उच्च का शुक्र, मैं अच्छी ही कंडीशंस बताऊंगी क्योंकि मैलिफिक तो हम सब जानते हैं कि अगर पाप प्रभाव में होगा तो वो नीच के रिजल्ट देगा या स्ट्रगल देगा, पर हम बात कर रहे हैं उच्च का शुक्र भी अगर आत्मकारक बनता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे को स्ट्रगल देता है, क्योंकि क्योंकि हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी फील फैक्टर नहीं है, हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे। कभी आपने नोटिस किया है कि फिल्म इंडस्ट्री में कितना लोनलीनेस है, वो लोग कितना अकेलापन महसूस करते हैं, वो कितने ग्लैमर में है, दे आर ऑल द टाइम अराउंड ग्लैमर, अराउंड कैमरास, बट दे फील लोनलीनेस इनसाइड। उनके पास तो शुक्र और लग्जरीज है ही, हाँ बिल्कुल, और ग्लैमर है, ब्यूटी है, लग्जरीज हैं, ब्रांड्स हैं, सब कुछ तो है। तो अगर शुक्र हमको वो सब कुछ दे पाता, क्योंकि शुक्र फील फैक्टर भी है, हम उसको महसूस कितना करते हैं। तो कई बार आप ऐसी स्थिति में देखेंगे कि सब कुछ होने के बाद भी अंदर से कुछ खालीपन है, कुछ मिसिंग है। सब कुछ होने के बाद भी आप बहुत अच्छे घर में रहते हैं, सब कुछ है आपके पास, लग्जरीज है, बट कभी कभी आप अंदर से ये फील करते हैं, लोग आपको कहते हैं कि वाओ मतलब यू आर ब्लेस्ड, बट आप अंदर से फील करते हो उसी घर में आप अंदर से कहीं ना कहीं एक अकेलापन फील करते हो, जैसे आप कुछ चीज़ मिस कर रहे हो, कुछ चीज़ मिस हो रही है और आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे हो। वो शुक्र की कमी है, वो भौतिकता की कमी नहीं है, वो सांसारिक सुख की भी कमी नहीं है। Exactly. वो आपके अंदर जो कमिटमेंट आपको देना था, जो समर्पण आपको देना था एक रिलेशनशिप में। कई बार आप ये भी देखते हो कि स्पाउस बहुत ज़्यादा बिजी है, टाइम नहीं दे रहा, बट सब कुछ दे रहा है, और आपको क्या चाहिए? आपको वही चाहिए जो आपके पास नहीं होता। बिल्कुल। तो शुक्र कभी कभी उच्च का भी दिखता है, पर आत्मकारक के बाद वो अलग तरीके से प्ले करता है। यस, इसी से हम आज के लास्ट प्लैनेट की बात करते हैं, शनि, जिससे लोग बहुत डरते हैं और शनि को बहुत बदनाम किया जाता है कि शनि आपको पनिश करते हैं, बट मैं मानती हूँ कि शनि तो कर्मदाता है। अगर शनि आपके आत्मकारक बन जाए तो क्या होगा? शनि जो एक राशि में 2.5 साल बैठते हैं, हम सब जानते हैं। शनि धीरे धीरे चलने वाले प्लैनेट है, मेहनत के प्लैनेट है, तपस्या के प्लैनेट है, ऑब्स्टैकल्स और डिलेज को भी दिखाता है, क्योंकि हर चीज़ शनि के बाद मिलती तो है आपको, पर एक बहुत प्रयास के बाद। क्योंकि नॉट बिकॉज शनि आपको देना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी मूवमेंट ही स्लो है। वो लास्ट ऑर्बिट में अगर आखिरी ग्रह है तो वो शनि है। तो अभी आप देखिए कि उसके अंदर एक डिले का चीज़ हमको दिखाई देती है, धीरे चलने वाले प्लैनेट है। जब शनि आपके आत्मकारक होंगे तो कहीं ना कहीं आपको वर्क रिलेटेड थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे, स्लो करेंगे चीज़ों को, आप एग्जीक्यूशन में स्लो करेंगे। छठे भाव में, जब छठे भाव में शनि जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो रोग ऋण शत्रु का है, षड रिपु का है, तो वहाँ से स्ट्रगल आएगी। तीसरे भाव में आएगा, क्योंकि एक तो शनि वैसे ही स्लो प्लैनेट है, और तीसरा भाव कहता है एक्शन में रहिए। तो कहीं ना कहीं शनि जब आते हैं छठे, आठवें, 12वें में या फिर आत्मकारक में, तो प्रोफेशन से रिलेटेड आपको स्ट्रगल देते, एग्जीक्यूशन में स्ट्रगल देंगे, एक्नॉलेजमेंट में देंगे, आपको लोग जान नहीं पाएंगे, आपके अंदर ऊर्जा दिख नहीं रही लोगों को। क्योंकि आप शनि से प्रभावित दिखाई देंगे। जैसे कहते हैं हम, बिल्कुल शनि, कई बार आप देखेंगे लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, जबकि वो बहुत गहरा सोचते हैं, डीपर है, बहुत स्किलफुल है, महारत हासिल है, पर कहीं ना कहीं उनका जो एक तरीके से जो लोग उनको देख रहे हैं वो उनको स्लो देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शनि को में एक्नॉलेजमेंट की कमी है। जब आपका शनि आत्मकारक ग्रह होता है तो आपको कहीं ना कहीं एक एक्नॉलेजमेंट कम मिलता है। तो मैम, आज हमने एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया, आत्मकारक के बारे में। मेरी ऑडियंस बहुत बार कमेंट सेक्शन में कहती है कि ये टॉपिक को ज़रूर बात कीजिए इसके ऊपर, तो आज हमने उसी पर बात की, एंड आई एम श्योर कि बहुत ही डिटेल डिस्कशन था ये। हमने हर प्लैनेट को, हर भाव में जाना, हमने हर प्लैनेट की सिग्निफिकेंस को जाना। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। वेलकम।
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, कौन सा ग्रह आपका आत्मकारक है, कौन से भाव में बैठा है, क्या आप भी ये रेमेडीज़ करेंगे, क्या आपको भी ये पर्पस फील होता है कि मैं ये पर्टिकुलर पर्पस इस प्लैनेट से रिलेटेड पूरा करने आया हूँ, पास्ट लाइफ में पेंडिंग था, कुछ पास्ट लाइफ की ब्लेसिंग्स लेकर आया हूँ। अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।